चलो, कल के क्लास में देखे थे, नंदवंश से चालू किए थे क्या? हाँ कि नहीं? बैठो, जल्दी बैठो, लेट से आ रहे हो। और चलो, नंदवंश का संस्थापक बता दो। महापद्मनंद। महापद्मनंद की बहुत सारी विशेषता अपन देखे थे, जैसे कि नंदवंश में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? महापद्मनंद। कौन सी जाति का था? शूद्र जाति। किनका विनाश करना चाहता था? राजपूतों का। राजपूत क्या होते थे? क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का विनाश करने वाला व्यक्ति को क्या नाम का उपाधि इसने धारण किया था? सर्वशत्रांतक। कौन सा उपाधि? और अपनी सेना के पहली लाइन में या पहली पंक्ति में वो किसको रखता था? राजपूतों को ही रखता था, क्षत्रियों को, ताकि उनका विनाश कर सके, ताकि कोई भी हमला करेगा तो पहला पंक्ति बचते ही नहीं है। समझ आ पा रहा है? इसलिए उन्हीं को रखा जाता था। महापद्मनंद ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को। इसी का एक परम मित्र था, वो बता दो। महापद्मनंद का परम मित्र पाणिनि। पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी। कौन सा पुस्तक? ठीक। महापद्मनंद कलिंग को जीतकर पूर्ण रूप से मिलाया था क्या? पूर्ण रूप से किसके समय मिलेगा? अशोक के समय। महापद्मनंद के बाद आया घनानंद। कौन आया? नंदवंश का सबसे क्रूर शासक कौन रहा? घनानंद। बहुत ही अत्याचारी था, लालची था, धन संग्रह करने वाला व्यक्ति था। तो बहुत ही क्रूर शासक के रूप में किसको जाना जाता है? घनानंद को। कहा हंस रहे हो? कौन भाकानंद बोल रहा है? कहाँ भाकानंद? घनानंद है। अच्छा, ये सब कहाँ सोच लेते तुम लोग? ठीक नहीं। चलो इधर देखो, हो गया, शांत रहो। घनानंद के समय ही कौन आया था? विदेशी यात्री, विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर। सिकंदर आया कब था? 326। सिकंदर का अलग से डिटेल अपन देखे हैं। और सिकंदर वापस लौटेगा 325 में, वापस लौट जाता है। कितने माह तक रुका था? 19 माह तक रुका था। लेकिन हाँ ठीक है। घनानंद के दरबार में कौन रहता था? चाणक्य। चाणक्य का अपमान किया कौन? घनानंद। तो कौन भड़क गया? और कहां चले गया? एक अपना अच्छा योग्य शिष्य को ढूंढने, जो उधर कोई नहीं है। ठीक नहीं? इधर देखो तुम। तो योग्य शिष्य को ढूंढने के लिए गया था ये। तो किसको, कौन मिला इसको? चंद्रगुप्त मौर्य। दरअसल चाणक्य जो था, ये अपन आगे समझेंगे। चाणक्य जो है कौन से विश्वविद्यालय में आचार्य था? तक्षशिला में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही ये स्टूडेंट था चंद्रगुप्त मौर्य। तो वहीं से उसका जान पहचान हुआ था और पता था कि ये बहुत ही काम का व्यक्ति है। वहीं से उनको जानकारी था, इसलिए वो सीधा किसके पास गया? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और किसको हराने के लिए पूरा उसको तैयार किया? घनानंद को। घनानंद की हत्या कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौन से वंश की स्थापना करेगा? तो मौर्य वंश पढ़ने से पहले हम लोग विदेशी आक्रमणकारी देखे थे। उसमें आप केवल सिकंदर का मेन क्वेश्चन याद रखना। किसका याद रखेंगे? सिकंदर जो है सबसे पहले भारत में किस पर आक्रमण किया था? आम्भिक पर। आम्भिक कहाँ का शासक? तक्षशिला। क्या लड़ाई झगड़ा हुआ उनके बीच में? नहीं। कौन आत्मसमर्पण किया? आम्भिक। उसके बाद दूसरा आक्रमण किस पे? पोरस, पंजाब का शासक था, उनके बीच में हुआ लड़ाई। कौन सा? हाइडे स्पीच का युद्ध। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे हुआ। लेकिन जो पोरस था युद्ध को नहीं झेल पाया, झेल नहीं पाया। झेलम, ठीक नहीं, झेलम समझ आ पा रहा है? इसलिए याद रखना, कौन युद्ध को नहीं झेल पाया? पोरस। और लास्ट में हार मान गया। लेकिन बहुत ही ज्यादा मेहनत की लड़ाई किया, अंत तक हार नहीं माना था। तो इसको देखते हुए सिकंदर उसको अपना क्या बना लिया? हाँ, मित्र दोस्त वही है भाई, ठीक नहीं। और कौन राखी बांधी? हाँ, रेक्सोना। क्या नाम है? रेक्सोना राखी बांधी क्या? किसको राखी बांधी? पोरस को। फिर उन लोग वापस लौट जाते हैं। सिकंदर का मृत्यु कहां होता है? बेबीलोन में। कहां होगा?
और वहीं उसका मकबरा बनाया गया है बेबीलोन में। और उसी के बगल में उसी का घोड़े का मकबरा है। मतलब बेबीलोन जहाँ अकबर का जहाँ मकबरा है ना, अकबर बोलता हूँ सॉरी, सिकंदर का, अकबर आगे आएगा ठीक है। सिकंदर के मकबरा के पास में ही उसके घोड़े का मकबरा भी है। उसके घोड़े का नाम क्या था? वो फेकराल शहर है अपने भारत में, कहाँ है, किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। समझ आ पा रहा है? तो यहां तक कल हो चुका था पूरा जानकारी। आज हम लोग कहां से पढ़ेंगे? मौर्य वंश। तो नंद वंश खत्म हो चुका था, और उसके बाद कौन से वंश का आगमन होगा? मौर्य वंश का क्या करेंगे? आगमन। चलो, तो मौर्य वंश में हमें कुल मिला के 3 शासकों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, और तीसरा अशोक, सम्राट अशोक। तो ये 3 लोगों के बारे में आपको पढ़ना है। किस वंश में? मौर्य वंश में अच्छे से आपको पढ़ना है। क्लियर है सबका? तो सबसे पहले हम चालू कहां से करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करते हैं। समझ आ पा रहे हैं? चलो, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें। बहुत ही शक्तिशाली शासक मानते हैं इसको अपन मौर्य वंश में, और बहुत ही ज्यादा अपने साम्राज्यों का क्या करेगा? विस्तार। क्योंकि इसके साथ में था चाणक्य। साथ में कौन था? तो क्षेत्र विस्तार में बहुत अधिक मदद किया था चाणक्य। और चाणक्य ने एक पुस्तक भी लिखा था, अर्थशास्त्र। कौन सा पुस्तक? तो ये पुस्तक मौर्य वंश से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? मौर्य वंश की जो राजनीतिक प्रणाली, जो व्यवस्था था, उससे संबंधित है। तो अर्थशास्त्र एक राजनीति का पुस्तक है। किस वंश का? मौर्य वंश का। तो वही उन्हीं सब पुस्तक से तो सब जानकारी मिलता है ज्यादातर। मौर्य वंश की अधिकतम जानकारी किससे मिला है? अर्थशास्त्र पुस्तक से, जो किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा। तो उसी पुस्तक से हम देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य था किस वंश का संस्थापक? मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य। गुरु या प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसको पराजित किया था? घनानंद को पराजित किया था, और मौर्य वंश का क्या करेगा? स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठता है? 322 ईसा पूर्व में। कब बैठता है? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा, मगध क्षेत्र में। और उसमें मगध बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका था। समझ आ रहा है? मतलब जो आदमी मगध में शासन किया है उसको अपन भारत का शासक मानेंगे। किसका शासक? भारत का, मुख्य रूप से अखंड भारत का। और इनकी माता जी का नाम क्या था? मोरा। क्या नाम था? और मोरा का, मोरा हम जो होता है, बोरा मत बोलना ठीक है, पीछे देखो ध्यान से इधर। तो मोरा जो है, इसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। क्या होता है? इसलिए इस वंश का नाम क्या रखा? मौर्य वंश। कौन सा वंश? और अपनी माता जी का नाम लगाता था, चंद्रगुप्त मौर्य। समझ आ रहा है? तो मोरा का अर्थ क्या होता है? मौर्य। मोरा किसका नाम था? इनके माता जी का नाम था। उसी के हिसाब से उनके वंश का नाम पड़ा। समझ आ पा रहा है? तो मौर्य शब्द कहां से आया है? तो उनके माता के जो नाम से आया है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे बता दो? तक्षशिला में। और तक्षशिला उस समय का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा के मामले में। समझ आ पा रहा है? तो शिक्षा के मामले में सबसे प्रसिद्ध केंद्र अगर पूछे तो क्या बताओगे? तक्षशिला। मौर्य वंश के समय। किस समय? मौर्य वंश का जब शासन चल रहा था देश में, उस समय तक्षशिला कहाँ है बताओ? पाकिस्तान में। अभी कहाँ मिलेगा आपको? पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? तो यहां से देख लो क्या क्या पूछेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या प्रधानमंत्री कौन थे बता दो? चाणक्य। किसको हराया था? गद्दी में कब बैठा? 322। माता का नाम? मोरा का अर्थ मौर्य। कहां शिक्षा ग्रहण किया था? और उसी तक्षशिला में इसका मुलाकात किससे हुआ था? चाणक्य जो है वही आचार्य था, पढ़ाने वाला, वही इसको पता चला था। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है। तो वही लिखा है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तक्षशिला। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। और यहां पर हम देखें ध्यान से, तो विशाख दत्त जो इतिहासकार है क्या, है ना, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द को उल्लेखित किया। मतलब वृषल शब्द दिया है किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए।
और विशल का अर्थ होता है निम्न जाति। क्या होता है? तो इससे ये समझ में आता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो निम्न जाति वाले थे। समझ आ रहा है? क्या बताएंगे? एकदम निम्न जाति वाले थे जो शासक बने थे। और ऐसा किसके आधार पर बताया जाता है? विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? वृषल शब्द। कौन सा शब्द? और वृषल का अर्थ क्या होता है? निम्न जाति। वृषल का अर्थ क्या होगा? निम्न जाति होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य देखो चाणक्य की मदद से इतना बड़ा क्षेत्र का विस्तार कर दिया। जो आज का अपन देखे तो ये पूरा एरिया था मौर्य वंश में। कौन से वंश में? पूरा। नीचे अपन देखेंगे तो पूरा कर्नाटक तक का पूरा एरिया। कहां तक का? पूरा कर्नाटक। ऊपर में देखेंगे पूरा कश्मीर वाला एरिया। इधर अपन उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो पूरा ईरान तक का पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? पूर्व में देखेंगे तो पूरा बंगाल क्षेत्र तक आ गया। कहां तक आ गया? बंगाल। तो ये मौर्य एम्पायर जो था उसी को हम बोलते थे अखंड भारत। क्या बोलते थे? तो अखंड भारत का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था मौर्य काल में। कौन से काल में? किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। भारत का जो स्वरूप जो था पहले, अब धीरे धीरे तो बंटवारा हो गया। तो अभी तो हम जो देखते हैं वो अखंड भारत नहीं है। अखंड भारत का बात करें तो पूरा ईरान तक का था भारत। धीरे धीरे बंटवारा होते अफगानिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग, इधर से बांग्लादेश। समझ आ पा रहा है? तो बहुत सारे क्षेत्र अलग होते गया। तो अभी का जो भारत जो क्षेत्र बचा वो बहुत कम एरिया है अपने पास। समझ आ रहा है? भारत का एरिया पूरा इतना बड़ा था। किस काल में? मौर्य काल में। तो अखंड भारत का निर्माण कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर में कहां तक? कश्मीर तक। नीचे में कर्नाटक तक। पूर्व में और पश्चिम में इसको अपन गुजरात मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? गुजरात तक। कुछ आगे हम देखेंगे अभिलेख, उसमें प्रमाण मिलेगा कि इसका जो विस्तार गुजरात तक भी था मौर्य काल में है। आया बात समझ में? आया ना? चलो, तो यहां से हमको क्या समझना है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य काल के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बताओ क्या था? तक्षशिला। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी कहां से मिला है? तो विशाख दत्त की एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। कौन सी पुस्तक? तो विशाख दत्त का क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। मुद्रा राक्षस किसके पुस्तक का नाम है? विशाख दत्त। और इस मुद्रा राक्षस जो पुस्तक में दो वंश के बारे में लिखा है। एक आपका नंद वंश के बारे में, दूसरा मौर्य वंश के बारे में। आ रहा समझ में? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसमें कितने वंश की जानकारी मिला है? दो वंश का। पहले नंद वंश और दूसरा मौर्य वंश। इसमें यह लिखा है मुद्रा राक्षस में नंद वंश का पतन कैसे हुआ उसको बताया गया है, और मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ उसको बताया गया है। समझ आ पा रहा है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद का हत्या करके मौर्य वंश का निर्माण किया। वो सब चीज किस पुस्तक से मिला है? मुद्रा राक्षस। और बाकी मौर्य वंश की जो पूरी जानकारी होगा वो तो अर्थशास्त्र से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? क्योंकि मौर्य वंश जब आएगा तो उस मौर्य वंश के समय अखंड भारत बन गया, इतना बड़ा भारत का निर्माण हो गया। तो वो सब जानकारी ज्यादातर अर्थशास्त्र से मिलेगा। किससे मिलेगा? लेकिन जब ये मौर्य वंश नहीं आया था तो किस तरीके से मौर्य वंश उद्भव हुआ, मौर्य वंश का निर्माण कैसे हुआ, तो ये सब जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? मुद्रा राक्षस। तो अगर क्वेश्चन है मौर्य वंश से संबंधित जानकारी कौन कौन सी पुस्तकों से मिली है, तो एक तो मुद्रा राक्षस बता सकते हैं और दूसरा अर्थशास्त्र। क्या बताएंगे? दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? प्रशासनिक व्यवस्था पूरा बताया गया है अर्थशास्त्र में, लेकिन ये वंश कैसे उद्भव हुआ उसकी जानकारी किससे मिला है? मुद्रा राक्षस। और इसमें इसी पुस्तक से यह पता चला है कि घनानंद का अंत करने में कौन साथ दिया था? चाणक्य। किसका साथ दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये प्रमाणित कहां लिखा हुआ है? मुद्रा राक्षस पुस्तक में लिखा है कि चाणक्य के सहयोग से ही घनानंद का क्या किया गया? अंत। जो एकदम क्रूर शासक था, अत्याचारी था, जो भी उनकी प्रजा थी बहुत ही उन पर अत्याचार करता था। तो इस प्रकार से था वो। बाहुबली पिक्चर देखिए, क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। क्या चीज? मूर्ति बोल रहे हो क्या? तो वही तो बता रहा हूं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का तो है, चाणक्य का तो ऊपर में है, देख सकते हैं, ये तो पता ही होगा।
लेकिन वो बनावल वाला है, ठीक है। हाँ, इधर देखो सामने, हो गया, यहां तक समझ आ रहा है, आया ना। तो यहां से देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो कौन से वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का। प्रधानमंत्री या गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। मौर्य वंश के उद्भव के बारे में किस पुस्तक में लिखा है? और अन्य जानकारी पूरा किस में लिखेगा? अर्थशास्त्र। चाणक्य के सहयोग से घनानंद का अंत कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी भी जानकारी किससे मिला है? मुद्रा राक्षस से मिलेगा। क्लियर है यहां तक सबका? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? चलो, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखते हैं कौन उस पर आक्रमण करेगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 305 ईसा पूर्व में, कब का बात है? 305 ईसा पूर्व में विदेशी यात्री जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है बता दो? अच्छा, ये कौन है पहले ये बताओ। सिकंदर का स्थल की थल? तो थल सेनापति अभी गए। हाँ, दोनों वही होता है, स्थल या थल सेम चीज होता है। चलो, थल सेनापति क्या बोलेंगे? तो सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। ये वापिस गया था क्या? नहीं, ये आक्रमण किया किस पे? चंद्रगुप्त मौर्य पर। और इतना बड़ा शासक जो घनानंद को हरा दिया है उधर, इतना बड़ा, समझ रहे हो ना? घनानंद की सेना को देख के सब डर जाते थे। समझ आ पा रहा है? उनको कौन हरा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को हराने के लिए कौन आ रहा है? सेल्यूकस निकेटर। लेकिन सेल्यूकस निकेटर को कौन पराजित कर देगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हरा देगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य किसको हरा देगा? सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है। और हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पसंद आ जाती है कार्नेलिया। कौन पसंद आती है? जो किसकी पुत्री का नाम है? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया। इसी को ही उनको घर में क्या बोलते थे? हेलेना। क्या बोलते थे? आप कुछ बोलना चाहते हो पीछे? कुछ नहीं बोलना, ठीक है। चलो फिर से देखो, तो 305 ईस्वी में कौन आया युद्ध करने के लिए? सेल्यूकस निकेटर। किस पर? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन हरा पाया क्या? लेकिन हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी का शादी किससे करा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से इनका क्या होता है? विवाह। मतलब बाद में बन गया उसका ससुर। ठीक है, पहले आया था आक्रमण करने, युद्ध करने, बाद में ये सेल्यूकस निकेटर किसका ससुर बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। समझ आ रहा है ना? अब इसको शादी करके अब क्या करता है? मगध में लाएगा, मगध क्षेत्र में लाएगा। लेकिन ये है विदेशी, ठीक है। तो यहां का भाषा सब जान पाएगी क्या? नहीं। तो ट्रांसलेटर के रूप में एक व्यक्ति को भेजेगा। वो किसको? सेल्यूकस निकेटर। उसी के साथ में जाओ, कुछ बातचीत होगा, समझा देना ऐसे करके। तो इसी के साथ में सेल्यूकस निकेटर भेजेगा मेगास्थनीज को। किसको भेजेगा? किसका संगवारी बना के? मतलब कार्नेलिया का। समझ आ रहा है? तो कार्नेलिया के साथ में कौन आएगा? मेगास्थनीज। ट्रांसलेटर के रूप में, मतलब उनको भाषा का समझ नहीं था यहाँ का। समझ आ पा रहा है? तो अब तो क्वेश्चन आता एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। किसका राजदूत था? और किसके साथ में आया था? कार्नेलिया। समझ आ रहा है? अच्छा, जब इनका शादी हुआ और जब इन लोग साथ में जब रहने चालू हुए, तो कार्नेलियस चुपचाप पूछा चंद्रगुप्त मौर्य कि क्यों आक्रमण किया था, बता देना, मतलब बताओ ऐसे करके। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य किससे पूछ रहे हैं? कार्नेलियस से, कि आपका पिताजी मेरे को मारने क्यों आया था, ऐसे करके। तो बोला हाथियों के लिए, कि हाथी प्राप्त, उस समय हाथी का बहुत क्रेज रहता था, जिनके पास हाथी मतलब विशाल सेना। समझ आ रहा है? तो हाथियों के लिए लड़ाई करने के लिए आया था, ऐसा करके कौन बताई? शुरू में तो नहीं बताएगी, पूछ के बताऊंगी करके छोड़ दी होगी, ठीक नहीं। अब एक आध बार गई होगी तो पूछ के आई होगी, ठीक नहीं। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को पता चला कि सेल्यूकस निकेटर किस लिए आया था युद्ध करने? हाथियों के लिए। तो यही बात है करके ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया? अपने दरबार का 500 हाथी उपहार में दे दिए। लो, किसको दे दिया? सेल्यूकस निकेटर को। खुश रहो ऐसे करे, ठीक नहीं। तो क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी किसको उपहार में दिया था? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर आया क्यों था? हाथियों के लिए।
अब वैवाहिक संबंध बन गया है तो अब ससुर को कुछ देना रहता है, तो क्या कितना हाथ गिफ्ट कितना में दिया, लेकिन उससे गिफ्ट देने से पहले वो दहेज लिया बहुत सारा, ठीक नहीं। अब दहेज को थोड़ी नहीं भूल जाएंगे, तो दहेज में उस समय पैसा ऐसा नहीं, जगह चलता था, ये पूरा क्षेत्र मेरे को देना होगा करके, तो बड़े बड़े 4 क्षेत्र को लिया था इसने, जिसके कारण अखंड भारत बना पाया था वो, ठीक है ना। जिसमें से इधर अफगानिस्तान तरफ जाएंगे तो हेरात, गंधार, बलूचिस्तान, काबुल, ये सब क्षेत्र को दहेज में दिया था कौन, आपका सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि सिकंदर जीत के चले गया था, और सिकंदर तो वापिस चले गए लेकिन ये नहीं गया था, इन्हीं सब क्षेत्रों में ये शासन कर रहा था, कौन, सेल्यूकस निकेटर। तो जैसे इनका शादी, मतलब कार्नेलिया का शादी किसके साथ हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो इन सभी क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया गया, और उस समय इनका नाम कुछ और था। अभी इनको हम क्या बोलते हैं, हेरात, गंधार, बलूचिस्तान और काबुल। उस समय इसका नाम क्या था, एरिया, अराकोसिया, ठीक है ना, क्या नाम था, अराकोसिया, जेड्रोसिया, क्या नाम था, और फिर क्या लिखा आपका, हाँ, पेरिनिस, क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। चलो, तो ये इसी का भी हम क्या बोलते हैं, काबुल, क्या बोलते हैं, काबुल। क्लियर है तक सबका, हाँ है ना। तो यहां से देखो 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पर कौन आक्रमण किया, कौन जीता, चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री की शादी किससे कराएगा, उसी के साथ कौन आएगा, मेगास्थनीज। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को क्या देता है, हाथी। कितने हाथी, 500 हाथी। अब पूरा हाथी वाथी किधर लुटा दे रहा, आगे वाले लोगों को थोड़ा कमजोरी हो जाएंगे उन लोगों का, हाथी गुफार में दे दिया। अब आगे धीरे धीरे लोग, जब बाद में हाथी कमी पड़ेगा, तो हाथी को प्राप्त करने के लिए ही आगे चल के अशोक जो है कलिंग में युद्ध करेगा। कहाँ युद्ध करेगा, और उस इन लोग हाथी दान दे दिए हैं, ठीक है, हाथी किधर क्या दे दिए हैं, दान। और बाद में अशोक के समय हाथी कमी पड़ जाता है युद्ध के लिए, तो हाथी की प्राप्ति के लिए ही वो कलिंग पे क्या जाएगा, आक्रमण करने, उसी कलिंग युद्ध बोलेंगे। आया समझ में, अगर नहीं दिए रहता हाथी तो बचे रहता है, आगे काम आता। समझ आ पा रहा है, अब शौक में दे दिया है, क्या करे, ठीक नहीं। आया यहां तक समझ में, हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखो कुछ जानकारी और है, जैसे कि देखो अखंड भारत का निर्माण ये किया था, पूरे भारत भर का निर्माण, इसलिए इसको बोलते हैं भारतीय इतिहास का प्रथम सम्राट। क्या बोलते हैं, भारतीय इतिहास का पहला सम्राट किसको बोलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। कौन सी पुस्तक, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, इसमें भी किस वंश की जानकारी मिला है, मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलता है। समझ आ पा रहा है, तो 3 पुस्तक हो गया अभी तक। पहला अर्थशास्त्र में देखेंगे आगे, उसके अलावा मुद्रा राक्षस में मिल गया, और तीसरा इंडिका पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। चलो, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये उस समय मगध के क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल आया था, अकाल पड़ा था। उस समय इसने राहत कार्य, मतलब बहुत सारे लोगों को बचाया, उनको खाना खिलाया, या मतलब बहुत सारे लोगों का सेवा किया था। तो अकाल के समय इसने क्या किया था, राहत कार्य किया था, राहत कार्य सब लोगों के लिए। तो इसकी चर्चा कहां किया गया है, तो आपको बताना है शाहगौर ताम्र अभिलेख में। किसमें किया गया है, शाहगौर ताम्र अभिलेख में किया गया है, जो कहां से प्राप्त किया गया है, गोरखपुर यूपी से प्राप्त किया गया है ताम्रपत्र। उसमें लिखा है कि अकाल के समय कौन सबका मदद किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अकाल के समय राहत कार्य की चर्चा किस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है, शाहगौर ताम्र अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कहां से प्राप्त किया गया है, गोरखपुर से मिले हैं। तो ये सब पूछा जाता है। क्लियर सबका, ये लाइन बहुत बार एग्जाम में आता है कि भारतीय इतिहास का प्रथम सम्राट किसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, इंडिका से। किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। क्लियर यहां तक सबका, हाँ है ना, जल्दी बताओ। हाँ, इधर देखो आगे। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंत समय में ये कौन से धर्म को ग्रहण किया, जैन धर्म को। कौन से धर्म को,
और जैन धर्म को ग्रहण किया है, ऐसा जानकारी मिला कहां से है? तो कौन से पुस्तक से? रजावली। कौन सा? रजावली पुस्तक। सॉरी, ये जो रजावली पुस्तक है ये जैन ग्रंथ का एक पुस्तक है, जैन धर्म का एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? रजावली। इस पुस्तक में ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप के चले गया। मतलब समझ आ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपना पूरा राजपाट किसको सौंप दिया? बिंदुसार को दे दिया। और कौन से धर्म का दीक्षा ले लिया? जैन धर्म का दीक्षा ले लिया। और शिक्षा तो गलत हो गया, वही कंफ्यूजन था। जैसे कोई धर्म को ग्रहण करते हैं ना, तो उसको अपन दीक्षा भी बोलते हैं। और कहीं के बुक में शिक्षा लिख रहा है, दीक्षा दरअसल यह है कि उस धर्म के बारे में बताया जाता है और उस धर्म को ग्रहण करवाया जाता है। तो शिक्षा भी वही है, दीक्षा भी वही रहता है। दीक्षा मतलब धर्म को ग्रहण करवाने वाला चीज हो जाता है। तो कौन से धर्म का दीक्षा लिया था? जैन धर्म का क्या लिया? दीक्षा। और कौन दिलवाया था? भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसने ही, सॉरी क्या नाम था इसका? भद्रबाहु। इसने जैन धर्म का दीक्षा किसको दिलवाया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और यही चंद्रगुप्त जो मौर्य है, अब पूरा राजपाट किसको दे दिया है? बिंदुसार को। अब वो अपना चले जाता है जंगल तरफ। कहां चले जाएगा? वनवास। तो ये चले जाता है भद्रबाहु के साथ में, चले जाता है श्रवण बेलगोला। कहां चले जाता है? दक्षिण भारत में। कहां चले जाता है? कर्नाटक तरफ। और उसी वहीं तरफ जाके उसका मृत्यु हो जाता है। और ये कौन से विधि के तहत ये मृत्यु ग्रहण करता है? संलेखना विधि। कौन सी विधि? इसी को बोलते हैं संथारा। क्या बोलते हैं? कि जैन धर्म में नियम होता है कि अंतिम समय में कुछ खाना पीना नहीं होता है जब तक मृत्यु की प्राप्ति ना हो जाए। इसी विधि को क्या बोलते हैं? संलेखना विधि। कौन सी विधि? तो जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? संलेखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, ये चंद्रगुप्त जो मौर्य है, किस विधि के तहत मोक्ष को प्राप्त किया? संलेखना विधि के तहत। और इसका मृत्यु कब हो जाता है? 298 ईसा पूर्व में। कब होता है? 298। तो यहां से देखो क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना गद्दी किसको दे दिया? बिंदुसार को। किस पुस्तक में लिखा है? रजावली। कौन से धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का। दीक्षा किससे लिया था? भद्रबाहु से। और भद्रबाहु के साथ में ही संगवारी बना के ले गया इसको। दोस्त संगवारी, ठीक नहीं, भद्रबाहु जो है, अच्छा हाँ, अकाल पड़ने के कारण ना, ठीक है ना। वो आप लोग पढ़े ना जैन धर्म वाले में, उसमें देखे थे क्या कि भद्रबाहु जो है जब मगध क्षेत्र में क्या पड़ा था? अकाल। अकाल पड़ने के कारण वो कहां चले गया? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कहां गया? कर्नाटक गया था, श्रवण बेलगोला। तो उसी के साथ में ये भी गया था, ऐसा है चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी श्रवण बेलगोला के जंगल में इसने कौन सी विधि से? संलेखना विधि से क्या किया था? आपका मोक्ष की प्राप्ति किया था। इस टाइप का है, ठीक है ना? सही बोले? यहां तक क्लियर है सबका? एक ही जन का होगा, वो क्यों मरेगा? ठीक है, वो तो वापिस भी आएगा ना। वापिस जब आता है तभी तो जैन धर्म दो भाग में बंटता है। भद्रबाहु जब वापिस आएगा तो किससे बात करने के लिए जाता है ऊपर तरफ? स्थूल बाहु से। अब दोनों के बीच विवाद हो जाता है क्योंकि मगध में बहुत बड़ा अकाल आया होता है, तो उसके डर के कारण या संकट के कारण दक्षिण भारत में चले जाता है, कर्नाटक तरफ। तो वापिस जब आएगा भद्रबाहु तो जैन धर्म दो भाग में बटेगा। क्या क्या नाम से? श्वेतांबर और दिगंबर। तो भद्रबाहु वाला कौन होते हैं? दिगंबर। भद्रबाहु वाले दिगंबर, निर्वस्त्र वाले। ठीक है, आया बात समझ में? तो यहां तक हमारा होगा कुल मिला के चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसके बारे में हो गया? जो भी विशेषतापन देखे उन्हीं में से आपका क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्लियर यहां तक सबका? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब कौन आएगा? बिंदुसार। कौन आएगा बता दो? चलो अब समझते हैं बिंदुसार के बारे में, जो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो बिंदुसार था, कुछ जानकारी लेकिन और दी है चंद्रगुप्त मौर्य का, इसको भी देख लो थोड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में
कुछ अभिलेख और मिले हैं, जैसे कि जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख आपका गिरनार की पहाड़ी से प्राप्त किया गया है, जो गुजरात में है। कहां बता दो? और ये जूनागढ़ जो अभिलेख है ये है रुद्रदामन का। किसका है? रुद्रदामन, जो चंद्रगुप्त मौर्य के लगभग 100 साल बाद आएगा शासन में। सॉरी 100 साल बोलता हूं, 1000। कितना? 1000 साल बाद आएगा शासन करने के लिए। और इसने क्या करवा रहा था? जो सुदर्शन झील का निर्माण करवा रहा हूं करके, निर्माण कौन करवा रहा था? रुद्रदामन। लेकिन बाद में देखते हैं जो झील पहले से थोड़ा स्ट्रक्चर बना बुना है, 1000 साल के बाद देख रहे हैं, बाद में पता चला कि ये जो सुदर्शन झील है जो गुजरात में है वो पहले से डेवलप था, पहले से बन चुका था। और बाद में पूरा खोजबीन करवाया तो पता चला कि ये जो सुदर्शन झील जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था। कौन बनवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। लेकिन इसकी जानकारी हमको कहां से मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। दरअसल सुदर्शन झील को बनवाने के लिए कौन आया था? रुद्रदामन। लेकिन बनवाने से पहले क्या देखा कि पहले से स्ट्रक्चर बना बुना है। बाद में ढूंढा तो पता क्या चला किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसने लिखा जूनागढ़ अभिलेख में कि ये जो सुदर्शन झील है इसका मैं पुनरुद्धार करा रहा हूं, फिर से बनवा रहा हूं, लेकिन ये पहले से निर्माण हो चुका था इसका। और पहले से निर्माण कौन कर चुका था? चंद्रगुप्त मौर्य कर चुका था। ये सब पूरा जानकारी मिला है जूनागढ़ अभिलेख से। किस अभिलेख से? तो जूनागढ़ अभिलेख भले ही रुद्रदामन का है, लेकिन इसमें जानकारी है चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका जानकारी है? और रुद्रदामन लगभग कितने साल के बाद आएगा इसके? 1000 साल के बाद इसके ये आता है शासन में रुद्रदामन। आया बात समझ में? और इसने ये बताया है इसमें कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पे किया था। कौन से खर्च पे? सरकारी खर्च में करने का मतलब वो आम जनता के लिए हो जाता है। किसके लिए हो जाता है? आम नागरिकों के लिए उसको बनाई जा रही है। तो इसमें वो लाइन लिखा जाता है सरकारी खर्च। कौन सा खर्च? पब्लिक के लिए तैयार किया जा रहा है, ऐसा करके। आया बात समझ में? तो यहां से क्वेश्चन क्या आएगा? जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चला कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किस प्रकार के खर्च से? सरकारी खर्च से। इसका पुनरुद्धार कौन कराएगा? रुद्रदामन। और इससे ये भी पता चला कि भाई इतना दूर खुद झील बनाने के लिए आया है, तो जाहिर से बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका उस समय उसका जो शासन क्षेत्र है वो गुजरात तक फैला था। कहां तक फैला था? तो वही चीज पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार, कौन सा विस्तार? पश्चिमी विस्तार की भी जानकारी हमको जूनागढ़ अभिलेख से मिला। किससे मिला? और ये सब लिखवा रहे हैं रुद्रदामन। कौन लिखवा रहे हैं? तो रुद्रदामन क्या क्या लिखवाया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? कि सुदर्शन झील बनवाया था। और सुदर्शन झील ही नहीं, इसका साम्राज्य के विस्तार पश्चिम में गुजरात तक था। पश्चिम में कहां तक था? तो ऐसा भी जानकारी हमको मिला। किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख। तो क्लियर है सबका? तो जूनागढ़ अभिलेख कहां, जल्दी बताओ? गुजरात में है। किसके द्वारा? जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। जानकारी किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्या लिखा है वहां? सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन क्षेत्र पश्चिम में कहां तक था? गुजरात तक था। तो ये पूरी जानकारी मिला है जूनागढ़ अभिलेख से। क्लियर है यहां तक सबका? तो यहां से क्वेश्चन अक्सर आता है, याद रखना। बन जाएगा सबसे? आगे बढ़े? हाँ है ना? जल्दी बताओ। कौन एकदम आलसी टाइप से हाँ सर बोल रहा है? गौरव, चलो देखो इधर। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखो ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो भी जानकारी हमें कौन से पुस्तक से मिलेगा? या अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसमें मौर्य वंश की सर्वाधिक जानकारी मिला है। देखो मौर्य वंश की जानकारी के लिए हम 3 पुस्तक देख चुके हैं। सबसे पहला अर्थशास्त्र तो है ही है, इसके अलावा मुद्रा राक्षस और इंडिका, तीनों पुस्तकें मौर्य वंश के बारे में है। लेकिन सर्वाधिक जानकारी बोल दिया तो किसमें टिक लगाओगे? अर्थशास्त्र। अगर ऑप्शन में तीनों बुक है, ऑप्शन में तीनों अगर है तो सर्वाधिक जानकारी के लिए बोलेगा तो किसमें टिक लगाओगे? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को ही क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या भारत का मैकियावेली, ऐसे लिखे रहता है।
तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की सर्वाधिक जानकारी मिली है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य का ही अन्य नाम पूछेगा तो क्या क्या बताओगे? विष्णुगुप्त बताना है, कौटिल्य या मैकियावेली। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? तो किसमें टिक लगाना है? चाणक्य को। किसको बोलते हैं? ये अर्थशास्त्र पुस्तक में टोटल जो लेसन है वो 15 है। कितने हैं? 15 अधिकरण है, 15 लेसन है उसमें। और जो 15वां लेसन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लिखा है। और 15वां लेसन में जो महत्वपूर्ण जानकारी लिखा है उसको बोलते हैं राजत्व सिद्धांत। क्या बोलते हैं? बात समझ आ रहा है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक में कुल कितने लेसन है? और लास्ट 15वां लेसन का संबंध किससे है? राजत्व सिद्धांत। और इस राजत्व सिद्धांत में यह बताया गया है कि यदि किसी भी राजा को शक्तिशाली बनना है या किसी भी राजा को एकदम मजबूत तैयार होना है तो उसके लिए जो राजत्व सिद्धांत के अंदर जो सप्तांग सिद्धांत लिखा गया है, क्या लिखा गया है? उसका पालन करना होगा, तभी वो राजा शक्तिशाली बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। तुरंत अगर पालन नहीं करेगा सप्तांग सिद्धांत का तो उनका साम्राज्य जल्द ही विनाश हो जाएगा। ऐसा कौन लिख रहा है अपने पुस्तक में? चाणक्य। तो चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका 15वां लेसन का हेडिंग क्या है? राजत्व सिद्धांत। इस राजत्व सिद्धांत के अंदर जो सब हेडिंग है जिसका नाम क्या है? सप्तांग सिद्धांत। तो इस सप्तांग सिद्धांत का पालन करना है तभी राजा क्या बन पाएगा? मजबूत। तो इस जो सप्तांग सिद्धांत जो है इसमें क्या क्या बताया गया है? इनमें किनको किनको मजबूत होना चाहिए और किनको किनको अच्छे होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए, उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बोला कि सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा जो होता है वो किसकी भांति होता है? शीर्ष की भांति। किसकी भांति? तो ये जितना भी चीज है अगर ये अच्छे हैं तो शासन अच्छा चलेगा, और इसमें से एक जन भी गड़बड़ हो गया तो शासन पूरा डूब जाएगा। समझ आ रहा है? अब मान लो कि इधर के सब लोग ठीक है, राजा ही बेकार निकल गया तो भी शासन बेकार। तो अगर 7 चीज अगर मजबूत है तो शासन मजबूत हो जाता है। समझ आ रहा है? तो सबसे ज्यादा आपको राजा को मजबूत होना है। अगर ये कमजोर हो गया, आलस्यपन दिखा दे, तो बाकी लोग काम नहीं करेंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो सबसे ज्यादा मजबूत किसको होना चाहिए? राजा को। किस सिद्धांत के अनुसार? सप्तांग सिद्धांत के अनुसार। या किसी भी राज्य के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं, उनको मजबूत हमेशा रखना होता है। ठीक है। दूसरा होता है वहां की मंत्रियों को, जिसको अपन अमात्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मंत्री एकदम शक्तिशाली है तो शासन भी अच्छा चलेगा उस राज्य में। ठीक है। और इसकी तुलना किससे किया गया है? आंख से। किससे किया है? आंख। इसके बाद जितना बड़ा क्षेत्र होगा उतना ही अच्छा शासन होगा। अगर छोटा क्षेत्र है तो कोई भी आपके ऊपर आके हमला कर देगा, और आपके पास मान लो बहुत बड़ा क्षेत्र है तो आदमी ऐसे ही डर जाएगा, इतना बड़ा साम्राज्य है, हम छोटे क्षेत्र वाले आएंगे तो ऐसे ही हार जाएंगे। जैसे वही सब चीज उधर होता था आपका राजस्थान तरफ, जो राजपूत वगैरह जो लोग होते थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे उनके, तो कोई भी उस पर अंग्रेज लोग आके दबा देते थे, या तो और छोटे छोटे आसपास के लोग आपस में लड़ लेते थे। लेकिन अगर बड़ा साम्राज्य है तो कोई कुछ कर पाएगा क्या? नहीं। और तो अखंड भारत बना चुका है तो सब आसपास के लोग इससे डरने लगे थे। बहुत ही मजबूत हो चुका था, बहुत ही शक्तिशाली हो गया था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, हाँ है ना? तो सबसे पहले किसको एकदम शक्तिशाली होना चाहिए? राजा। इसके बाद मंत्रियों को एकदम अच्छा होना चाहिए, हर एक चीज पर उनका नजर होना चाहिए। इसके लिए उनकी तुलना किससे करते हैं? आंख पर। क्षेत्र की तुलना किससे करते हैं? पैर। मतलब एक बेस तैयार होना चाहिए, बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। समझ आ रहा है? तभी वो शासन वहां चल पाएगा। छोटा क्षेत्र है तो कोई भी आगे हमला कर देगा। तो इसलिए जितना हो सके साम्राज्य को बढ़ाओ, ऐसा कहना था चाणक्य का। आया समझ में? फिर होता था दुर्ग। दुर्ग का मतलब आसपास में जो किला एकदम ज्यादा मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मजबूत। और इसकी तुलना किससे किया गया है? बांह से। किससे किया है? बांह। पांचवा चीज बताया गया है, जितना ज्यादा पैसा होगा राजा के पास उतना ही ज्यादा अपने क्षेत्र को बढ़ा पाएगा। पैसा कम है तो कुछ नहीं कर पाएगा, जितना ज्यादा पैसा एकत्र करेगा उतना ही क्षेत्र को बढ़ा देगा। तो कोष भी सप्तांग सिद्धांत के अनुसार उनके पास होना चाहिए, जिसकी तुलना किससे करते हैं? मुख से। किससे करते हैं? मुख। तो राज्य के पास क्या क्या होने चाहिए शक्तिशाली? पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा क्षेत्र बहुत बड़ा होना चाहिए, चौथा दुर्ग होने चाहिए, किला होना चाहिए ताकि कोई उस पर ना घुस पाए। समझ आ पा रहा है? पांचवा चीज
कोष होना चाहिए, धन दौलत एकदम ज्यादा होना चाहिए, तब राजा उस पर और आगे बढ़ा सकता है। जैसे पैसा कमी हो गया तो साम्राज्य भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और आगे चल के देखोगे जैसे जैसे जिनके पास पैसे कमी होते गया तो उनका साम्राज्य ढलते गया। आगे देखेंगे लास्ट में मुगल वंश वगैरह, कौन सा वंश, पैसे कमी होते गया, सब क्षेत्र उनका कब्जा होते गया। पैसा जब तक था तब तक वो अपना साम्राज्य चला रहा था। आया समझ में। चौथा चीज इसने देखा दंड, जितना कठिन दंड करेंगे उतना ही सब डरेंगे और गलत काम नहीं करेंगे। समझ आ रहा है। तो जो भी दंड होगा वो अच्छा खासा होना चाहिए, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम बहुत बड़ा गलत काम कर दिया उसको फिर छोड़ दे जाओ ऐसा करके, तो आदमी फिर कुछ भी करेगा उसको कुछ नहीं होगा। तो दंड भी सही तरीके से देना है उनको। और दंड की तुलना किससे किया है, मस्तिष्क से। और अगर राजा का जो मित्र है अगर वो उसके साथ में है तो और आगे बढ़ेगा, अगर मित्र बन गया दुश्मन तो उसका साम्राज्य को डुबा देगा। समझ आ रहा है। तो मित्र की तुलना किससे किया है, कान से। तो यह है चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत। और जो राज्य जो देश इस मुद्दे को लेके काम करता है वही देश आगे बढ़ता है अभी भी। समझ आ रहा है। तो इसलिए चाणक्य की पुस्तक क्यों इतना प्रसिद्ध है, सब सप्तांग सिद्धांत का पालन करते हैं अभी भी। समझ आ रहा है। जैसे मान लो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतना ही देश को आगे बढ़ाएगा। उनकी मंत्रियां जितना ज्यादा पावरफुल होंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। क्षेत्र जितना बड़ा है हमारा उतने हिसाब, अगर मान लो श्रीलंका टाइप से हो गया छोटा सा, समझ रहे हो ना, तो क्षेत्र कमजोर होने के कारण कोई दूसरा देश वाले उस पर आ सकते हैं। जैसे श्रीलंका पर कब्जा आगे चल के चीन कर लेगा, पाकिस्तान वाले में चीन कर सकता है। समझ आ रहा है ना। तो उनका क्षेत्र थोड़ा कम है, भारत का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आया समझ में। दुर्ग की तुलना भी हम सेना से करते हैं। किससे करते हैं, सेना हमारा एकदम मजबूत है इसलिए कोई नहीं आ सकता देश में अपना। समझ में आ रहा है। कोष धन, भारत जो है विश्व का तीसरा बहुत धनराशि के हिसाब से देश बन गया है। आया समझ में। तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी अपना देश का है ना, कोष के हिसाब से। दंड विधान में बहुत सारा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अनेकों प्रकार के केस चलते हैं। और नरेंद्र मोदी जो मित्र है उसके बारे में नहीं बोल सकते, ठीक है, वो थोड़ा बेकार है। इधर देखो सामने, समझ आ पा रहा है। तो मित्र के लिए अपन बात करें, मित्र की तो अगर मित्र अच्छे हैं तो देश आगे और बढ़ेगा, मित्र यदि कमजोर है तो थोड़ा मुश्किल होगा। समझ आ पा रहा है। तो मित्र की तुलना किससे किया है, कहां से। इसी को हम क्या बोलते हैं, सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्लियर है सबका यहां तक, हाँ है ना। तो फिर से बताओ, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य। चाणक्य का ही नाम बताओ, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और मैकियावेली। कितने लेसन इसमें, 15वां लेसन का संबंध राजत्व सिद्धांत, जिसमें क्या दी गई है, सप्तांग सिद्धांत। तो सप्तांग सिद्धांत क्लियर है सबको। 7 चीज मजबूत तो देश मजबूत या राज्य मजबूत। समझ आ पा रहा है। एक भी कमजोर हुआ तो राज्य डूब जाता है। समझ आ पा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है सेंड्रोकोट्स। क्या नाम है बता दो। और सेंड्रोकोट्स नाम से कौन इसका उल्लेख किया है, तो इतिहासकार जिसका नाम है जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से लिखा है या किस नाम से पुकारा है, सेंड्रोकोट्स। और इसकी पहचान कौन किया है, तो विलियम जोन्स। कौन किया है, क्योंकि जस्टिन विदेशी है, विदेशी यात्री, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा और विदेशों में उसको बुक को छापा। और विदेशी पुस्तकों को कौन पढ़ता था, विलियम जोन्स। कौन पढ़ता था, तो सेम चीज जैसे विलियम जोन्स देखा भारत में जो पुस्तक है ये सब सेम जो चीज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है, विदेश में वही चीज सेंड्रोकोट्स के बारे में लिखा है ना। तो बोला ये दोनों एक ही आदमी है, अलग अलग नहीं है। तो ऐसा कौन पहचान किया, विलियम जोन्स। भारत का हिंदी वाला पुस्तक को देखे चंद्रगुप्त मौर्य वाले, और विदेश वाले पुस्तक में देखे सेंड्रोकोट्स वाले, दोनों सेम चीज मिला। समझ आ पा रहा है। इसलिए बोला गया कि विलियम जोन्स के अनुसार सेंड्रोकोट्स किसका नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। और सेंड्रोकोट्स करके कौन पुकारा था, जस्टिन। कौन पुकारा था, जस्टिन। तो ये सब भी क्वेश्चन आता है कि सेंड्रोकोट्स पूछा गया था एग्जाम में, किसे कहते हैं, क्या बताओगे, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने नाम लिखा था, किसने वेरीफाई किया, विलियम जोन्स। उसका पहचान करवाया था कि यही है करके। आया बात समझ में, है ना। चलो तो ये हो गया हमारा सप्तांग सिद्धांत तक देख लिए। लास्ट चाणक्य के बारे में देख लो, बाकी फिर कल करेंगे। समझ आ पा रहा है। चाणक्य के बारे में देख लो। चाणक्य का नाम क्या क्या है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, मैकियावेली। कौन सा पुस्तक लिखा था, कौन से जाति का था,
ब्राह्मण। कहाँ आचार्य था? और इनके पिता का नाम क्या था? गुणी। पिता का नाम क्या था? गुणी इनका नाम था। समझ आ पा रहा है? बाकी कल हम जानकारी कहां से देखेंगे? बिंदुसार। तो बिंदुसार किसका बेटा है? बिंदुसार कोई खास काम नहीं करेगा, क्योंकि ये था थोड़ा दारू पीने वाला, ठीक नहीं, थोड़ा नशीला वसीला वाला था। तो केवल साम्राज्य जो था उसके पास वही जानते हैं, बाकी कुछ काम करेगा क्या ये? नहीं। मेन काम करेगा चाणक्य, और इसका जो पुत्र आएगा अशोक, वो काम करेगा। समझ आ पा रहा है? इसलिए बिंदुसार को एक नाम से जानते हैं। देखो इधर, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। क्या बोला मैं? कहीं पास लिखा है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से कौन फेमस हुआ? बिंदुसार। तो बिंदुसार इतिहास में कोई काम नहीं किया है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है करके जाना गया, और अशोक का पिताजी है करके बस जाना गया। समझ आ रहा है? तो पिता का पुत्र और पुत्र का पिता किसे बोलते हैं? खुद कुछ किया है क्या? दिन भर क्या पीता था? चलो बाकी कल करते हैं, ठीक है।